This is page number 23, first chapter, question number 8. वो कह रहा है कि एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को वी विल शो समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे क्राउडिंग हुई भी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। लेट अस कॉल द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस रीजन एज E1, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर चली गई हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई है, तो यहाँ कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। अब इसके अंदर एक डाइपोल रख दीजिए आप, प्लेस अ डाइपोल इन इट। डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दिस इज द प्लस क्यू और दिस इज द माइनस क्यू। अब हमें पता है पॉजिटिव वाले पे जो फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो दिस फोर्स विल बी Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर E2 है, तो Q इंटू E2। नेगेटिव वाले पे फोर्स ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, दिस फोर्स विल बी Q into E1. And as you can see, the electric field at these 2 points are different, यानी E1 और E2 different है। कौन से वाला बड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 या E2? So E1. So what will be the net force? This will be F1 and this is F2. Net force will be F1 minus F2. क्योंकि ये बड़ा है E1, तो ये फोर्स बड़ा होगा, तो this will be QE1 minus QE2. तो if it is a non-uniform electric field, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल के ऊपर नेट फोर्स भी लगता है। अब अगर ये यूनिफॉर्म होता, सपोज करिए इसी को अब हम मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म है, एट दिस बीइंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखते हैं क्या फर्क होता। चलो बताना चाहोगे क्या फर्क होता है इस बार? सर वो टॉर्क लगता। नहीं, नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, नेट फोर्स अच्छा लगता है या नहीं? सर इस बार इक्वल होता ना दोनों साइड और पे। P2 बराबर होते, बिकॉज यस दिस सर। इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स मस्ट बी सेम। तो E1 E2 नहीं होते इस बार, दोनों E होते। यस सर। और इस बार आप देखेंगे नेट फोर्स कितना आ जाता है, 0। तो इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स इज 0, and if it is a non-uniform electric field, then the net force is not 0. ठीक है, समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट डाउट आपका। सर पेज नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 13। 30 23, क्वेश्चन नंबर 13, 13। 13। पेज 23, चैप्टर 1, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। वहां पे एक डायग्राम बना हुआ है, एक्स और वाई एक्सिस के अलावा उसने इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन शो करा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहाँ E/8 है और यहाँ E/27 है। ऐसे ही यहाँ पर जो वैल्यूज हैं इट इज E/2, E/16, E/54। वो कह रहा है यहाँ पर कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है ओरिजिन, सम टाइप ऑफ चार्ज। अब सम टाइप ऑफ चार्ज यानी इट कैन बी अ पॉइंट चार्ज, इट कैन बी अ डाइपोल, इट कैन बी अ लाइन चार्ज, इट कैन बी अ शीट, इट कैन बी अ हॉलो शेल। यही सब हमने पढ़े हैं। तो हमें बताना है कि यहाँ पर कौन से टाइप का चार्ज, व्हाट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रेजेंट एट द ओरिजिन। तो लॉजिक देखिए, पॉइंट चार्ज के लिए E जो होता है 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। यस सर। r²। डाइपोल में अगर आप रिकॉल करें 1/r³ होता है, लाइन चार्ज में 1/r होता है, शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड r पे डिपेंड ही नहीं करता, और हॉलो शेल का जो होता है वो सिमिलर टू पॉइंट चार्ज ही होता है। यस सर। हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द हिडन कॉन्सेप्ट? हमें ये देखना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन 1/r है, 1/r² है या 1/r³। ध्यान से देखिए क्या लग रहा है ये। सर जो एक्स एक्सिस पे राइट, E एज E/1 का क्यूब। 8 को क्या लिख सकते हो, E/, 2 का क्यूब। हाँ तो E/2 क्यूब। 27 को लिखो
3 क्यूब। तो आपको ये दिख रहा है कि ये 1/r³ है और 1/r³ सिर्फ डाइपोल के लिए होता है, यानी यहां ओरिजिन पर एक डाइपोल रहा होगा। पहली चीज। अच्छा, अब डाइपोल में आपको पता है कि एक्सियल लाइन होती है, दिस इज एक्सियल, और यहां होता है इक्वेटोरियल। अब ये डाइपोल है, ये तो मैंने पहचान लिया। अब डाइपोल के लिए ये वाली लाइन एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है, या फिर डाइपोल ऐसे रखा हो सकता है, उस केस में ये लाइन एक्सियल हो जाएगी और ये वाली इक्वेटोरियल हो जाएगी। तो वो भी मुझे बताना है। उसके लिए मुझे लॉजिक पता है कि जो इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सियल का हाफ होता है। जब आपने डेरिवेशन करी थी, यहाँ 2kp/r³ था और यहाँ kp/r³ था। तो उससे मुझे पता है कि जो इक्वेटोरियल पॉइंट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सियल वाले से हाफ होता है। तो मैं यहाँ चेक करता हूं कि कहां पे हाफ है। अब देखिए यहाँ पर E है, लेट अस राइट इट जैसे कि ये दिया था। और अब बताइए, यहाँ E है तो यहाँ उसका आधा हो गया, यहाँ E/8 है तो उसका आधा E/16, यहाँ E/27 है तो उसका हाफ हो गया E/54। तो यहाँ जो वैल्यूज हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज का हाफ हो रही, यानी ये वाली जो लाइन रही होगी ये डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन और ये एक्सियल लाइन रही होगी, यानी जो डाइपोल है वो कुछ इस तरीके से रखा होगा, समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। सर पेज नंबर 25। ये वाला समझ में आया सब बच्चों को? इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, चलिए आगे बताइए, पेज 25। क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, तो वी आर गिविंग अ चांस फॉर 3 क्वेश्चंस टू एवरी स्टूडेंट। तो 3 क्वेश्चन के बाद फिर अब हम अगले बच्चे पे चलेंगे। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन 37। बाकी लोग भी एक बार रीड कर लीजिए क्वेश्चन 37 फ्रॉम पेज 25। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें हमें सॉल्व करना पड़ेगा और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। इसकी फिगर दे रखी है, लेट अस सी। इट्स अ ट्रायंगल और ट्रायंगल में हमें चार्जेस दे रखे हैं 2। ये माइक्रोकूलम में है, हम याद रखेंगे 2 माइक्रोकूलम है। दिस इज -3 एंड दिस इज ऑल्सो -3। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड अभी हम L ले लेते हैं, बाद में L की वैल्यू डाल देंगे। L इज गिवन एज 0.2 मीटर। So these are the 3 charges. What should be the sign and magnitude of the charge to be placed at the midpoint M? वो यहां पर पूछ रहा है मैं कितना चार्ज रखूं, how much charge should I place here so that the charge at A ये है, remains in equilibrium। वो चाहता है कि ये वाला चार्ज जो हो ये इक्विलिब्रियम में हो जाए। इक्विलिब्रियम में हो जाए यानी इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स हो वो 0 हो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स शुड बी 0। तो ट्राई करो थोड़ा सा इस पे ट्राई करो कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। आई एम गिविंग 1 मिनट टाइम। ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा, और यहाँ जो तुमने चार्ज रखा है ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो देयर विल बी 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। ए के ऊपर 3 फोर्सेस लगेंगे, हम नाम दे देते हैं। लेट अस कॉल दिस एज बी, एम और सी। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी एंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू एम। उसके लिए तुम्हें ये वाला ज्योमेट्री से ये डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। तो ट्राई करिए एक बार। इसमें हम ज्योमेट्री लगाते हैं क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस इज 60 डिग्री। तो
ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ हो जाएगी, यहां से साइन थीटा से आप सॉल्व कर लो, दिस विल बी √3L/2। तो अब जल्दी से हम फोर्सेस लिख लेते हैं। एफ ए बी होगा के Q1 Q2, जो फोर्स लगा रहा है इंटू जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो फोर्स ऑन ए एक्सर्टेड बाय बी, ए के ऊपर जो फोर्स लगाया बी ने, तो 2 × 3, और साइन पुट नहीं करते हैं हम, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, साइन -3 नहीं 3 ही डालेंगे। और ये सब माइक्रो में थे, तो लेट अस कीप एवरीथिंग इन माइक्रो, तो ऑटोमेटिकली आंसर भी माइक्रो में ही आएगा, तो मैं माइक्रो पुट नहीं कर रहा हूं। और डिवाइडेड बाय L², एल की भी मैं वैल्यू नहीं डाल रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है एल कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा, तो आई एम कीपिंग द डिस्टेंस L²। अब फोर्स ऑन ए बाय सी वो सेम ही होगा, के Q1 Q2 2 × 3/L²। और इनकी डायरेक्शन शो कर लेते हैं। बी जो है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्योंकि बी नेगेटिवली चार्ज है, तो दिस विल बी FAB। सी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्योंकि सी नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, और दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तो रफली एरो का साइज बराबर रखिएगा, तो दिस इज FAC। अब ये जो Q है ये उसको रिपेल करेगा, तभी नेट फोर्स 0 होगा। अगर ये वाला फोर्स भी नीचे की तरफ हो जाता तो ये तीनों फोर्सेस कैंसिल आउट कभी भी नहीं कर सकते। हमें नेट फोर्स 0 चाहिए, तो Q जो है वो इसको रिपेल करना चाहिए, देन ओनली दे विल कैंसिल आउट। तो FAM, ये FAC होगा, FAM लिखेंगे। ठीक है ना, समझ में आया आपको? FAB निकाला मैंने और FAC निकाला, ये दोनों सेम ही है। अब FAM निकालेंगे, M की वजह से जो फोर्स लग रहा है, और M जो होगा वो इसको रिपेल करेगा ऊपर की तरफ। अब ये तीनों फोर्सेस कैंसिल होंगे, तो देखते हैं FAM कितना आएगा। K Q1 Q2, ये तो हमें पता नहीं, इसको Q रहने दो, और ये है 2, तो K × Q × 2 डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी √3L/2, तो उसका स्क्वायर 3L²/4। तो देखिए ये हमारे पास फोर्सेस आ गए। इसमें कोई डाउट यहां तक? पहले ये बताओ। नो सर। अब नेट फोर्स 0 कराने के लिए मैं कंपोनेंट मेथड लगा देता हूं। ये एंगल 60 है, तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला भी 30 डिग्री है। अगर मैं FAC के दो कंपोनेंट ले लूं, तो ये हो जाएगा FAC cos थीटा, FAC sin थीटा, और FAB के भी दो कंपोनेंट ले लूं, cos और sin, तो साइन वाले तो आपस में ही कट जाएंगे। FAB का जो साइन कंपोनेंट होगा FAB sin थीटा, और इसका जो होगा FAC sin थीटा, ये तो आपस में ही कैंसिल होगा। इनके जो कॉस कंपोनेंट्स हैं वो सेम डायरेक्शन में है, तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे, दे बोथ विल गेट एडेड, और उन दोनों को ऐड करके जो रिजल्टेंट आएगा वो FAM को कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स हमें 0 चाहिए। नेट फोर्स 0 कब आएगा? जब ये दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है नीचे की तरफ वो बराबर हो FAM के। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, देखते हैं कितना आएगा। ये था FAC cos 30 और ये था FAB cos 30। तो क्योंकि FAC और FAB बराबर ही है, तो मैं लिख देता हूं F cos 30 और ये वाला भी प्लस F cos 30। लेट अस कॉल दीज एज F20। ठीक है, ये समझ में आया आपको? F cos 30 यस प्लस सर। F। तो अब इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन आएगी, द नेट अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू द नेट डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि लेफ्ट और राइट वाले तो वैसे ही कैंसिल हो गए हैं, तो अपवर्ड वाले को डाउनवर्ड वाले से कैंसिल कराना है। तो आई विल राइट द कंडीशन FAM should be equal to 2F cos 30। FAM की वैल्यू KQ2 अपॉन 3L² और 4 ऊपर ले आओ, should be equal to 2। F की वैल्यू
k into 2 into 3 upon L square cos 30 की वैल्यू √3/2। तो यहां से आप देखेंगे L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, k कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। अब देखते हैं क्या बचता है, हमें ये स्मॉल q की वैल्यू निकालनी थी। तो यहां से स्मॉल q हमारे पास कितना आता है, ट्राई करो। स्मॉल q की वैल्यू, ये 3 ऊपर ले जाओ, ये 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो ये 3 ऊपर ले जाइए, 3 इंटू 3 9 √3 और 4 नीचे, तो 9√3/4। चेक करो कहीं पे कोई चीज मिस तो नहीं हुई है। 3 इंटू 3 9 √3 और ये 4 नीचे आएगा, 9√3/4। और आंसर जो आना चाहिए इट शुड बी इन माइक्रोकूलम, क्योंकि बाकी सारे चार्जेस हमने माइक्रोकूलम में लिए। कोई डाउट इस क्वेश्चन में आप लोगों को? नो सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बच्चे पे चलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। हाँ, नेक्स्ट क्या डाउट है? और किसी को कोई डाउट है? एनीबडी एल्स? यस सर। बताइए। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में एक था प्रॉपर्टी की इन अ चार्ज फ्री रीजन दे फॉर्म कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स, और दूसरी थी कि दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स हाँ, ड्यू टू देयर कंजर्वेटिव नेचर। ये दोनों प्रॉपर्टीज नहीं समझ आई सही से। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये क्लोज्ड लूप इस तरीके से नहीं बनाएगी। आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो थी वो नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ से बाहर जाती थी, साउथ में अंदर, और वापस आती थी, सो दैट इट फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आप ये नहीं कह सकते दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंडिंग पॉइंट। इट इज फॉर्मिंग अ क्लोज्ड लूप, क्योंकि वो नॉर्थ से बाहर आई है। हम ये नहीं कहते थे दे ओरिजिनेट एट नॉर्थ, दे कम आउट फ्रॉम द मैग्नेट एट नॉर्थ पोल, और वो मैग्नेट के अंदर एंटर करती है साउथ पोल पे, और अंदर ही अंदर वापस जाकर पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। तो दिस इज द क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप बना, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉजिटिव चार्ज से लाइन शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पर जाकर टर्मिनेट हो जाती है। तो इट इज नॉट फॉर्मिंग अ क्लोज्ड लूप। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको ऐसे गोल नहीं मिलेगी। इट मस्ट हैव अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट एंड इट मस्ट हैव अ फिक्स्ड एंडिंग पॉइंट। और अगर कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है तो वो लाइन इंफिनिटी तक चली जाती है। इसकी प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था, अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो ये लाइन इंफिनिटी तक चली जाएगी। तो इट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। कभी भी सर्कल शेप या क्लोज्ड लूप कभी नहीं बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सर लेकिन वो क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती है, उसकी कंजर्वेटिव नेचर को कैसे बताता? अब ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कंजर्वेटिव क्या होता है। आर यू कंजर्वेटिव मतलब जब हम उस चार्ज को मूव करेंगे तो फिर जिस पाथ में लेके जाते हैं वो मैटर नहीं करता। ठीक है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट कंजर्वेटिव का, कंजर्वेटिव फील्ड का दूसरा पॉइंट होता था कि वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी जो है इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटी में अगर आप एक ऑब्जेक्ट को उठाते हो, ऊपर ले जाते हो और वापस नीचे ले आते हो, ठीक है ना, तो व्हाट इज द वर्क डन? बताओ, ग्रेविटी में अगर आप ऊपर ले गए वापस नीचे ले आए, वहीं रख दिया, वर्क डन इज 0, क्योंकि क्लोज लूप में मूव कराया, ऊपर ले गया, गोल घुमा के वापस लाके वहीं रख दिया। द वर्क डन हैज टू बी 0। ठीक है, क्लोज लूप में वर्क डन जो होगा वो हमेशा 0 होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी होती थी कंजर्वेटिव की, द वर्क डन। बताओ दूसरी क्या बताई थी आपने? द वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन। नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो क्लोज लूप में वर्क डन जो है वो 0 होना चाहिए। अब देखिए, अगर सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये क्लोज लूप बना रही है। अब सपोज करो इसका रेडियस r है, मैं एक q चार्ज को यहां से क्लोज लूप में ही मूव कराता हूं, आई मूव इट अलोंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओनली, और वापस लाके वहीं रख देते। तो आइडियली तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, तो वर्क डन इन द क्लोज लूप क्या होना चाहिए? इट शुड बी 0। पर अगर आप यहां से देखेंगे, यहां से आपका वर्क डन आएगा फोर्स एफएस कॉस थीटा फॉर्मूला लगाते हैं तो यहां से तो आपका वर्क डन आ जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला हो गया QE, और जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है हमने 2 पाई r, तो वर्क डन तो QE इंटू 2 पाई r। जबकि कंजर्वेटिव के हिसाब से तो वर्क डन क्लोज लूप में 0 आना चाहिए, पर 0 तो आया नहीं। ये लाइन गोल बना रही है, तो यहाँ तो वर्क डन हमारा QE इंटू 2 पाई r आ गया, पर कंजर्वेटिव की प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हुई नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बना सकती। ओके सर। और सर दे आर कंटिन्यूअस क्लोज कर्व्स एंड चार्ज फ्री रीजन, मतलब बस वो ब्रेक्स नहीं आ रहे हैं उनकी। अगर ब्रेक सिर्फ तब आ सकता है अगर कोई चार्ज होगा, चार्ज फ्री रीजन है, सपोज पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं होगी, इट कैन नॉट हैव ब्रेक। ब्रेक का मतलब कि टर्मिनेट हुई है, ब्रेक का मतलब ये वाली यहाँ पर टर्मिनेट हो गई। पर टर्मिनेट ये सिर्फ कहां पर हो सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ कहां पे टर्मिनेट हो सकती है? नेगेटिव चार्ज। वरना इसको कहां चले जाना चाहिए? इन्फिनिटी। हाँ, और इट इज यू आर सेइंग कि इट इज अ चार्ज फ्री रीजन। चार्ज फ्री रीजन का मतलब यहाँ पे कोई चार्ज तो है नहीं, यानी नेगेटिव चार्ज भी नहीं है। नेगेटिव चार्ज भी नहीं है तो ये टर्मिनेट ही नहीं कर सकती। और ये वाली लाइन यहाँ से हवा में कैसे शुरू हो गई? इट कैन ओरिजिनेट ओनली एट अ पॉजिटिव चार्ज, तो ये हवा में कैसे शुरू हो गई? ये पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस, इट शुड नॉट हैव एनी ब्रेक। इसमें ब्रेक सिर्फ तब आता है जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तब जाकर ये टर्मिनेट हो जाती है। अब ये और आगे नहीं जाएगी, अब ये खत्म हो गई, ब्रेक आ गया। पर चार्ज फ्री रीजन में थोड़ी ना ब्रेक आएगा, ब्रेक तो वहीं पर आएगा जहां पे कोई चार्ज है। ओके सर। चलिए आपका नेक्स्ट डाउट बोलो, सेकंड डाउट क्या है? सर एक ही था। चलो नेक्स्ट कौन है, फिर इसके बाद कोई और डाउट पूछ रहा है? सर क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर भी बोलो। सर 23। पेज 23 क्वेश्चन नंबर 5। पेज 23 क्वेश्चन 5 चैप्टर 1 रीड कर लीजिए। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ फोर्स वर्सेस 1/r²। अब अगर हम फोर्स का फॉर्मूला देखें तो फोर्स का फॉर्मूला होता है KQ/r²। अगर हम बात करें फोर्स और r की, तो इन दोनों में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि दोनों में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। पर उसने क्वेश्चन में आपसे F और R की बात नहीं करी है। ही इज आस्किंग यू फोर्स और 1/r²। इस फॉर्मूले को आप, अब r² वहां डिवीजन में आ रहा है, डिवाइड हो रहा है r² से, पर मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं इंटू 1/r²। बात वही है, फॉर्मूला वही है, पर अब अगर आप कंपेयर करो F को और 1/r² को, तो इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हो जाएगी। मैं बात F और R की नहीं कर रहा हूं, मैं F और 1/r² की बात कर रहा हूं। अब ये ग्राफ इनवर्स नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम F और R की बात कर रहे होते, F इक्वल टू KQQ/r², अगर आप ग्राफ F और R या F और r² का बना रहे होते तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती और तब ग्राफ इस तरीके से होता। पर हमने फॉर्मूले को इनटू करके, मल्टीप्लाई करके लिख दिया 1/r², तो हो गई डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। नाउ इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ
ठीक है, पहली चीज इसमें कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। और दूसरी चीज, उसमें आपको दो पेयर दे रखे, एक है 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, और दूसरा है 2 और -3, 2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम। अब कुछ तो फर्क है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ग्राफ में इस बात को कैसे शो करें? तो क्या करते हैं, ग्राफ को दोनों क्वाड्रेंट में बनाना है। ऊपर तब बनेगा जब रिपेल कर रहे होंगे, नीचे तब बनेगा जब अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो अब पहले वाला देखो, 1 और 2, केस ए और केस बी। केस ए में रिपल्शन हो रहा है, केस ए में, तो उसका ग्राफ ऊपर बनेगा, क्योंकि ऊपर रिपेल है नीचे अट्रैक्ट है, तो केस ए का ग्राफ ऊपर बनेगा। और बी वाला क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है तो होगा उसका भी स्ट्रेट लाइन, पर वो नीचे बनेगा। अच्छा, नीचे बनाने के साथ साथ एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, इनके एंगल का। इन पेयर के बीच में जो फोर्स होगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यानी के 1 into 2 यानी 2K बाय आर स्क्वायर, और यहां जो फोर्स होगा वो 6K बाय आर स्क्वायर होगा। यानी इस केस में जो फोर्स है वो हायर है, तो मेरे को ग्राफ का स्लोप ज्यादा दिखाना होगा, यानी फोर्स ज्यादा लग रहा है। इसमें एंगल छोटा रखेंगे, और दूसरे वाले केस में देखिए, अब आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ऊपर वाले में मैंने एंगल छोटा रखा है। छोटा क्यों रखा है? क्योंकि फोर्स की वैल्यू मुझे कम चाहिए, ग्राफ से कॉरेस्पॉन्ड कराओगे फोर्स की वैल्यू कम आएगी। और दूसरे वाले में मैंने डेलिबरेटली जो एंगल रखा है वो ज्यादा रखा है, क्योंकि यहां पर मुझे फोर्स की वैल्यू ज्यादा चाहिए। तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, सपोज करिए हम इस पर्टिकुलर वैल्यू पे देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे फोर्स ज्यादा आ रहा है, और इस केस में फोर्स जो आ रहा है वो कम आ रहा है। ठीक है ना? तो इसी ग्राफ में कई सारी चीजें हमने साथ साथ शो करी हैं। पहला कॉन्सेप्ट इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट था, फिर दूसरा था रिपेल ऊपर अट्रैक्ट नीचे, और तीसरा कॉन्सेप्ट था कि जहां पर फोर्स ज्यादा होगा वहां पर ग्राफ स्टीप बनेगा, जहां फोर्स कम होगा वहां पर एंगल भी कम बनेगा। ठीक है, तो इसमें कोई कंसर्न है तो बताइए। नो सर, आगे समझ में। Two identical metallic spheres having unequal opposite charges are placed at a distance 0.9 meter apart in air. तो फिगर बना लेते हैं। दो आइडेंटिकल साइज के स्फीयर्स हैं, हैविंग अनइक्वल चार्ज, दोनों पे चार्ज अलग अलग है, और डिस्टेंस इनके बीच में 0.9 मीटर अपार्ट। ठीक है, अब देखते हैं। After bringing them in contact with each other, they are again placed at the same distance. ठीक है, इनको कांटेक्ट में लाए होंगे, ठीक है ना, कांटेक्ट में लाए होंगे। कांटेक्ट में लाने के बाद दोनों पे चार्ज सेम हो जाता है। जब आप दो चीजों को टच करते हैं एंड दे आर हैविंग द डिफरेंट चार्ज, तो जब आपने टच करा तो दोनों पे चार्ज बराबर हो जाएगा। हमने बताया था एक कॉन्सेप्ट, चार्ज शेयरिंग। तो चार्ज शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, और क्योंकि दोनों सेम साइज के हैं तो फाइनली दोनों के ऊपर जब मैं इनको टच करता हूं और टच करके वापस वहीं रख देता हूं, अब इन दोनों पे जो चार्ज होगा वो बराबर होगा। कितना होगा वो मुझे नहीं पता, पर अब जो भी चार्ज होगा इन दोनों पर वो इक्वल होगा,
और वो Q1 और Q2 का एवरेज से आप निकाल सकते हो। जैसे कि सपोज करो इस पे 8 कूलम था, सपोज एग्जांपल, इस पे -2 कूलम था, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 8 कूलम और -2 कूलम, यानी टोटल चार्ज हुआ 6 कूलम, और उसका आधा आधा कर दो, यानी 3 कूलम इस पे और 3 कूलम इस पे। यानी अगर मैं इन दोनों को टच करूं, 8 और -2 वालों को टच करूंगा, तो चार्ज जो होगा बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी इस पे भी 3 कूलम हो जाएगा, इस पे भी 3 कूलम हो जाएगा। ये वैल्यू 3 कैसे निकाली मैंने? इन दोनों नंबर्स का एवरेज लिया, 8 प्लस ऑफ -2 6 हो गया, डिवाइडेड बाय 2, यानी 3 इस पे 3 इस पे। पर खैर हमें नंबर की कोई जरूरत नहीं है, हमें इनिशियल चार्ज हम मान लेते हैं Q1 और Q2 है, और फाइनली जब टच करा तो एवरेज हो गया Q1 प्लस Q2 बाय 2, जिसको मैंने Q0 बोल दिया, इस पे भी Q0 हो गया, और डिस्टेंस हो गया 0.9 मीटर। अब अगर डिस्टेंस 0.9 मीटर है तो वो क्या कह रहा है? नाउ द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज 0.025। अब जो फोर्स है वो 0.025 मीटर है, और हमें निकालना क्या है? फाइनल चार्ज, यानी Q0 की वैल्यू निकालना। ये बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में देख के आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, आपको Q1 Q2 निकालने भी नहीं है, आपको सिर्फ Q0 की वैल्यू निकालनी है। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, Q0 की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, कोई बताना चाहता है? So बोलो। F is equals to KQ Q1 Q2 by R square वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे Q0 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 अपॉन R स्क्वायर, तो ये हो गया कि Q0 स्क्वायर बाय R स्क्वायर। अब देखो तुम्हें F पता है, F दे रखा है, तुम्हें K पता है, तुम्हें डिस्टेंस पता है, तो Q0 निकल आएगा, यहाँ से Q0 का फॉर्मूला बना दो, Q0 स्क्वायर इज इक्वल टू F R स्क्वायर बाय K, और इसको स्क्वायर रूट कर दो, तो यहां से Q0 निकल आएगा। F दे रखा है, R दे रखा है, K की वैल्यू पता है, तो फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड आउट Q0, और दोनों पे चार्ज इक्वल ही होगा टच करने के बाद। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट डाउट। सर एक पॉइंट पूछना था, इस असाइनमेंट की समरी में लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो सर हमने तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हमने तब पढ़ा था जब कोई शीट होती है। क्यों उसमें 2 क्यों आया था? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड याद है, गॉस थ्योरम से डेरिवेशन कराई थी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अब वो शीट वाले रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कंडक्टर की। अब इसी को अगर मैं कंडक्टर में बदल दूं तो देखो फर्क क्या पड़ेगा। सपोज करिए आपके पास एक कंडक्टर है, ये होलो आपका स्फीयर है विच इज चार्ज। तो अब जो कंडक्टर होगा, अगर तुम इसके इस सरफेस को देखो, ये कंडक्टर का सरफेस है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ नहीं होगा, ये सिर्फ बाहर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इट विल नॉट बी प्रेजेंट इनसाइड, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ, उसकी जो वैल्यू होगी सरफेस पे, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। और एन कैप का मतलब होता है इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो वो जो तुम रिजल्ट कह रहे हो वो शीट के लिए है जहां दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। ये कंडक्टर के लिए है, कंडक्टर के लिए अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और बाहर सरफेस पे एट ओनली एट द सरफेस द वैल्यू इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो दोनों में फर्क है, कंडक्टर
और शीट, दोनों के फॉर्मूले में फर्क। सर तो इसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे हम? ये वाला फॉर्मूला तुम अगर डिराइव करना चाहते हो तो मैंने हॉलो शेल वाला डेरिवेशन देख लो। हॉलो शेल का मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे फाइंड आउट करवाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस हमारा आया था KQ/R0²। ये गॉस थ्योरम की डेरिवेशन है, दे रखी है वहां पर, पेज नंबर 13, पेज नंबर 14 पे हॉलो शेल की डेरिवेशन दे रखी है गॉस थ्योरम से। सरफेस पे उसने फाइंड आउट करा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैंने आपको करवाया भी है, स्टार्टिंग के वीडियोस में देखिएगा, शेल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस KQ/R0²। पर आप पूछते हो कि ये कैसे आ गया, तो इसमें क्या करो, K को लिख लो 1/4πε0 Q/R²। कोई जना बताना चाहेगा ये उसमें कैसे कन्वर्ट होगा रिजल्ट? ये सेम ही है, उसी में कन्वर्ट हो जाएगा σ/ε0 में। कैसे होगा? सर 2πr² कर लेंगे उसको। 4πr² जो है वो आपके स्फीयर का एरिया बन जाएगा। 4πr² यस सर। एरिया, 4πr² को आप बोल दीजिए एरिया। अच्छा आगे, सर फिर सिग्मा होता है Q/A। Q/A जो होगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी सिग्मा, तो फॉर्मूला आ जाएगा σ/ε। तो ये आप शेल के लिए आप प्रूव भी कर सकते हो कि शेल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो σ/ε0। वरना इसको गॉस थ्योरम से भी करा जा सकता है। अगर आप गॉसियन सिलेंडर मान लो, तो जैसे शीट की डेरिवेशन करी थी, शीट की डेरिवेशन में आपने ये दोनों सरफेसेस लिए, इसका फ्लक्स दिया था, इसका फ्लक्स दिया था, बस इसमें फर्क क्या होगा, अंदर वाले का फ्लक्स नहीं आएगा, इसलिए 2 का फैक्टर आ जाता है। पिछली बार σ/2ε0 आया था, इस बार सीधा σ/ε0 आ जाएगा। तो गॉस थ्योरम से भी डिराइव कर सकते हो, अंदर वाले को 0 ले लें। ठीक है ना? देख के ट्राई करना, जैसे शीट वाला करा था ना, बिल्कुल ये फिगर बनाइए, उसको देख देख के बिल्कुल इसी तरीके से अटेम्प्ट करिएगा। बस अंदर वाले सरफेस पे 0 लीजिएगा फ्लक्स, सिर्फ बाहर वाले का लीजिएगा, तो आपका ये रिजल्ट डायरेक्टली भी आ जाएगा। ठीक है, कर Okay. लोगे? हाँ सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन पूछ रहा है? सर पेज नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 40। इसको अभी छोड़ दीजिए, ये उस पर बेस्ड है हमारा वेक्टर फॉर्म पे, अभी इसको छोड़ दीजिए, बाद में डिस्कस करेंगे। सर देन सेम पेज पे क्वेश्चन नंबर 42। सेम, ये छोड़ दीजिए, 40 और 42 दोनों जो क्वेश्चंस हैं, दे आर बोथ बेस्ड ऑन वेक्टर फॉर्म, इनको अभी के लिए छोड़ दीजिए। सर देन नेक्स्ट क्वेश्चन 43। ठीक है, 43 में क्या प्रॉब्लम हो गई? 43 की फिगर बना लो। वी आर ट्राइंग पेज 25 क्वेश्चन 43 चैप्टर 1। Consider 3 charges each equal to Q at the vertices of equilateral triangle of side A। बहुत सिंपल हो गया, ये तो तीनों चार्जेस बराबर हैं, तीनों चार्जेस इक्वल हैं। What is the force on a charge capital Q placed at the centroid of the triangle? ट्राइंगल के सेंट्रोइड पर एक चार्ज कैपिटल Q रखा है, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? सब लोग पढ़िए और आई वांट समबडी टू आंसर दिस। कोई बताना चाहेगा इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? बोलो कोई जना, बहुत इतना आसान सा क्वेश्चन है। कितने फोर्सेस लग रहे होंगे इस कैपिटल क्यू पे? 3। 3। तीनों फोर्सेस कर लो, कौन तीनों में से कौन सा फोर्स सबसे बड़ा होगा? सारे सारे इक्वल सेम होंगे। होंगे। आप तो बना दो ना, इसमें क्या मुश्किल आ रही है? इसको भी शो कर दो, F वो उधर रिपेल करेगा F, और ये इधर रिपेल करेगा F,
ऊपर वाले ने इसको नीचे की तरफ रिपेल करा, इसने इधर की तरफ, इसने ऊपर की तरफ रिपेल करा, तो तीनों फोर्सेस आ गए। अब इस पे आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप इस पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बना लीजिए, इस एफ के दो कंपोनेंट एफ cos 30 और इसका ये वाला f cos 30, ये तो आपस में ही कट जाएंगे। इसका ऊपर वाला जो बचेगा f sin 30 और इसका ऊपर वाला f sin 30। तो मेरे को बताओ ऊपर वाले दोनों f sin 30 और f sin 30 ऐड होकर कितना देंगे? 2f sin 30, यानी 2f इंटू 1/2 यानी f। तो टोटल अपवर्ड फोर्स आया f और टोटल डाउनवर्ड फोर्स भी कितना है? f, यानी नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स विल बी 0। Okay, sir. क्वेश्चन नंबर 12, पेज 28, पेज 28, क्वेश्चन 12। अब इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक ऑयल ड्रॉप है, इसके अंदर n एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। इसको हम स्फीयर ही मान लेते हैं, स्फीयर शेप की ड्रॉप है। इसके अंदर n एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, यानी इस पे जो चार्ज होगा वो होगा n टाइम्स ऑफ -e। इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है तो इस ड्रॉप पे जो चार्ज होगा वो होगा -ne। पर अगर मैग्नीट्यूड की बात करें हम तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ne होगा। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं? डेंसिटी दे रखी है इसकी, डेंसिटी इसकी रो है, तो मैं इसका मास फाइंड आउट कर लेता हूं। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इनटू डेंसिटी। तो इस ड्रॉप पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। उसने कहा है ये स्टेशनरी है, गिर नहीं रही। नीचे की तरफ इस पे लग रहा होगा mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, और m कितना है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। 4/3 पाई r क्यूब रो, ये मास हो गया इनटू g। और इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लगवाया गया होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है QE, ये ऊपर की तरफ लगवाया गया होगा। और मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे कि ये ड्रॉप नीचे नहीं गिरती। यानी F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू F ग्रेविटेशनल, यानी QE इज इक्वल टू mg। तो चलिए इक्वेट करके देखते हैं क्या आता है। Q को मैं पुट कर देता हूं, NE इंटू E इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू g। देखो कुछ यहां से सॉल्व करो, क्या पूछ रहा है वो हमारे से? द रेडियस ऑफ द ड्रॉप r और n की प्रोपोर्शनैलिटी पूछ रहा है। r जो होगा वो n की कौन सी पावर के प्रोपोर्शनल होगा? तो ट्राई करो क्या आंसर आता है। ट्राई करके जल्दी से मुझे बताओ क्या आंसर आता है। n, r जो है वो n की कौन सी पावर के प्रोपोर्शनल है? n को रख लो, बाकी सब तो कांस्टेंट्स हैं। e 4 3 पाई रो जी, उनको k बोल दो। तो यहाँ पे n है और इस साइड हमारा r क्यूब, तो n जो है वो r क्यूब के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो r जो होगा वो n की कौन सी पावर के प्रोपोर्शनल होगा? क्वेश्चन में उसने शायद यही पूछा है। रेडियस ऑफ द ड्रॉप इज प्रोपोर्शनल टू विच पावर ऑफ n? बताइए, ये 3 को इधर ले आइए, 1/3। तो r जो है वो n की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है। देखो समझ में आया क्या आप लोगों को ये? यस सर।